हेलो बच्चों, जो लंच टाइम है उसमें मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरा लंच टाइम है उसमें टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। देख ही रहे हो गर्मी कितनी है अभी। तो कुछ क्वेश्चंस जो पार्ट 1 में मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे, लगभग 11 क्वेश्चन हो पाए थे। 24 मिनट का वीडियो था। मैं उसको क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूँ, 12 क्वेश्चन से आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि कहाँ मिस्टेक है। जस्ट ये बोलने की बजाय कि गलत है ऐसा कुछ ना बोलने की बजाय कहाँ पे मिस्टेक है वो बताएं, ठीक है। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे 100% जो चीज़ें रहेगी वो क्लियर जो है सारी सही है, ठीक है। आपको खुद को डाउट होगा कहीं पे। तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर इसका PDF चाहिए आपको तो PDF के लिए आप जो है इंस्टाग्राम ID मैंने पहले ही बताई कि आपको ARC पे जाएं, वहां से मुझसे इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कुछ बच्चों का 2-3 बच्चों का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में भी बताइए, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना। एक दंड चुंबक को धागे की सहायता से बिल्कुल मध्य से बांधकर स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है। एक बार मैग्नेट है जिसको अपन ने जो है बार मैग्नेट है, मान लो एक साइड नॉर्थ पोल है दूसरी साइड साउथ पोल है, इसको बीच से बांध के एकदम बीच में एक धागे से लटका दिया। बीच में बांध के अपने धागे से इसको लटका के रखा है। तो चुंबक के निकट धागे पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? क्वेश्चन बोल रहा है कि इस धागे के पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? नॉर्थ पोल से दूर, नॉर्थ पोल से दूर और साउथ पोल की ओर। तो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से दूर होगी और साउथ की ओर। तो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ इस साइड, नॉर्थ से साउथ की ओर, है ना। तो नॉर्थ से साउथ की ओर, तो आंसर क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स साउथ। क्या आएगा आंसर? टुवर्ड्स साउथ। तो आंसर आ जाएगा अपना टुवर्ड्स साउथ पोल। ये आंसर आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। 13 क्वेश्चन क्या तो समझना। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। एक सोलेनॉइड है जिसको अपन बोलते हैं हिंदी वाले परिनलिका। परिनलिका के अंदर ध्यान रखना, इधर मान लो मैंने करंट दिया है क्लॉकवाइज। क्या दिया है? क्लॉकवाइज। अगर इधर करंट क्लॉकवाइज है तो इधर लास्ट में करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे करंट क्या है? क्लॉकवाइज, तो यहाँ करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। खुद ही समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि अगर मैं घुमा रहा हूं तो मुझको कैसा दिख रहा है? अभी क्लॉकवाइज मेरे को दिख रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन आपको कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इधर से क्लॉकवाइज है तो इधर अपोजिट साइड से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक और चीज का ध्यान रखें आगे कि अगर क्लॉकवाइज होता है, कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है, कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। कौन सा पोल है? साउथ पोल। जबकि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में अपना पोल बनता है नॉर्थ पोल। कौन सा बनता है? नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा साउथ पोल और यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस कहाँ होती है? नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर कहाँ होती है? नॉर्थ से साउथ। अब ध्यान रखना है यहाँ फील्ड जो है साउथ से नॉर्थ की साइड है और जो कि क्या है? पैरेलल। पैरेलल है मतलब हर एक पॉइंट पे फील्ड जो है सेम होगी। हर एक फील्ड पे मतलब हर एक पॉइंट पे फील्ड क्या होगी? सेम। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान होगा। इज द सेम एट ऑल पॉइंट। यहाँ पे सब दूर क्या होगा? सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। 13 का 14 क्वेश्चन लिखना। वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर बना देता हूं मैं, है ना। एक साइड नॉर्थ पोल ले लिया, दूसरी साइड साउथ पोल ले लिया। यहाँ रेक्टेंगुलर आर्मेचर लिया अपन ने। यहाँ पे एक इस टाइप से अपन स्प्लिट रिंग लगाते हैं। कौन सा डायग्राम ठीक बना लेता हूं। एक्सल है, एक्सल पे जो है 2 स्प्लिट रिंग लगाई, आधी रिंग इधर लगाई, आधी रिंग इधर। तो ब्रश के थ्रू जो है वायर जोड़ के रखा हुआ है, ऐसा कुछ रफली डायग्राम बना रहा हूं अभी, है ना। मोटर है तो बाहर एक बैटरी जोड़ दी, डीसी मोटर है तो एक बैटरी जोड़ दी और यहाँ से मोटर से करंट आएगा जिसके कारण ये घूम रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्प्लिट रिंग है इसका काम क्या है? स्प्लिट रिंग का काम है कि हर हाफ साइकिल में ये क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा करंट की। हर हाफ साइकिल में ये करंट की डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिवर्सिंग द करंट एट ईच हाफ साइकिल, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या थे?
ईच हाफ साइकिल में करंट को रोटेट करेगा, या करंट को रोटेट करेगा कंप्लीट साइकिल में, मतलब करंट की डायरेक्शन को चेंज करेगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू को चेंज करेगा। तो यहाँ पे ये जो स्प्लिट रिंग है इसका काम जस्ट इतना है कि ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है हर एक हाफ साइकिल में। तो हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन को ये चेंज करेगा। ये क्वेश्चन था 14। इसका 15 क्वेश्चन क्या था? जो 15 क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएगा वो भी क्या पूछा हिंदी में क्वेश्चन सुनना। तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आयताकार कुंडली को गति करवा रहे, तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, मतलब दिशा कितने रोटेशन के बाद चेंज होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हर एक हाफ रोटेशन में डायरेक्शन क्या होती है, चेंज। अगर यहाँ पे मान लो मैं क्या लगा दूं, एक रजिस्टर लगा दूं और इसको इसके अंदर क्या करूं, रोटेट कराऊं, तो यहाँ हर हाफ साइकिल में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, उसके कारण से कुछ इस टाइप का करंट बनता है। हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव। और ये जो इस टाइप का करंट बनता है इसको अपन कौन सा करंट बोलते हैं बताओ? एसी करंट। कौन सा करंट होता है? ये एसी करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। तो हर हाफ साइकिल में रोटेशन चेंज होगा। 16 क्वेश्चन देख लो। दो सर्वसम तार, मतलब एक जैसे तो वायर से किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया। दो है, पहले सीरीज में जोड़ा फिर पैरेलल में जोड़ा। मान लो उनका रेजिस्टेंस दोनों का आर है, कितना है? आर। तो तुमको फॉर्मूले पढ़ के रखे होंगे तुमने, सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2। तो R प्लस R कितना आ जाएगा? 2R। क्या आ जाएगा? 2R। जबकि पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है, पैरेलल में फॉर्मूला अगर इक्वल है तो होता है R/N, तो R/2। ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का मान, जो हीट होता है, हीट का फॉर्मूला तुमको पता होगा, क्या होता है? V²R इंटू टी, V²R इंटू टी। यहाँ पे V क्या है? सेम। V क्या है? सेम। और सेम टाइम की बात हो रही है, टाइम भी क्या है? सेम। V भी सेम है, टाइम भी क्या है? सेम। तो डायरेक्टली हीट जो है डिपेंड करेगी किस पे? R पे। हीट किस पे डिपेंड करेगी? R पे। तो H1 और H2 दोनों केस का सीरीज वर्सेस पैरेलल का रेशो, ऊपर सीरीज लिख दिया, नीचे पैरेलल, ठीक है। सीरीज वर्सेस पैरेलल का रेशो पूछा, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है? 2R। पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना? R/2। R से R कैंसिल, तो 2 to the 4। आंसर क्या आएगा? 4:1। आंसर आया 4:1। चलो 17वां क्वेश्चन देखो फटाफट। एक फ्यूज वायर है, तो फ्यूज वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो फ्यूज वायर जो है, जिसको अपन नॉर्मली कटआउट बोलते हैं, कटआउट में एक वायर लगा रहता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एक तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, कि एकदम से अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो ज्यादा वोल्टेज आने पर अपने जो घरेलू अप्लायंसेस है सबको बचाना है, तो जो फ्यूज वायर है वो पिघलना चाहिए। पिघलने के लिए क्या होना चाहिए? वो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहे? कम। दूसरा, उसकी थिकनेस जो होती है प्रॉपर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्याप्त तो मोटाई होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा थिकनेस होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर थिकनेस होनी चाहिए। और इसको जो है सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि पोटेंशियल क्या रहे? सेम। पोटेंशियल क्या रहे? सेम। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 18 क्वेश्चन दिख रहे हैं अपन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। कौन सा है? असर्शन और रीजन वाला, है ना। दो स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट P है और दूसरा स्टेटमेंट Q है। स्टेटमेंट P क्या बोल रहा है सुनना। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी नॉन जीरो एट सम इंस्टेंट वेदर एक्सेलरेशन इज जीरो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो वेलोसिटी जीरो है, जरूरी नहीं। जैसे मैं चल रहा हूं एक कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा हूं, मतलब मेरा एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है, तो ये क्या है? ट्रू, सही है। एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है। दूसरा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट समझना, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी नॉन जीरो। किसी केस में ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन नॉट जीरो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। ये देखो फॉर एग्जांपल ये मार्कर में उछालता हूं, ठीक है। उछाला, जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? जीरो। वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी नीचे अर्थ के टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, जो कि वैल्यू है स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हो सकता है वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन लगता रहेगा, एक्सेलरेशन लगता रहेगा। तो दोनों की दोनों क्या है? सही है। तो स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। चलो इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं 19th पे। क्रिया एंड प्रतिक्रिया बल
एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की बात हो रही है। एक चीज का ध्यान रखना एक्शन रिएक्शन फोर्सेस में, है ना, इस बार ऐसा हुआ था 9th का भी सिलेबस था, तो उसमें ध्यान रखना एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, तो नीचे ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के ऊपर mg लगाएगा, तो सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट जो दो डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट जो डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं। तो ऑप्शन सुनना, एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट गलत हो गया, एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन गलत है, एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन गलत है, एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है। तो एक्शन, ये एक्शन लग रहा है किस पे, सरफेस पे, तो सरफेस पे रिएक्शन लगाया किस पे, बॉडी पे। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या आते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन पे लगते हैं। ये कितने हो गए क्वेश्चन अपने, 19 तक हो गए। अब 20 से आगे बढ़ाता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। जब तक आपको इसके स्क्रीनशॉट्स लेंगे तो ले लीजिए, ठीक। आज जो है ये थोड़ा वीडियो लंबा जाने देने वाला हूं मैं, और इसमें जो मैं चाहता हूं कि सारा सॉल्यूशन अपना जो है फिजिक्स का इस पेपर का सारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक का था, मेरे को नाम तो याद नहीं है, लेकिन दो बच्चों ने डिमांड की है, एक ने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट प्रॉब्लम्स करवानी है, तो अगला वीडियो पूरा उस पर बनाने वाला हूं। और एक बच्चे ने बोला है कि सर जो मैग्नेट वाली जो डायरेक्शन वाली थी प्रॉब्लम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये सारे रूल्स के बारे में बता दीजिए। तो वो डायरेक्शन वाला भी अपन एक लेक्चर बनाएंगे और एक सर्किट प्रॉब्लम वाला, लेकिन अभी इस लेक्चर में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाला हूं मैं। तो 20वां क्वेश्चन देखना, 20वां क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुएं प्रत्येक का मास 2 kg, दो ऑब्जेक्ट है दोनों का मास 2 kg। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखना चाहिए हमको, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। तो दो ऑब्जेक्ट m1 m2 लिख दिया, दोनों का मास 2 kg रख दिया। टकराने के पहले दोनों की चाल 2.5 मीटर पर सेकंड है, दोनों की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है टकराने से पहले। v1 भी यही है, v2 भी यही है। टकराने के पहले u1 u2 बोल देता हूं यार। तो 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए, तो कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगा। तो समझना, पहली बात तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं 2.5 से, तो टकराना तो नामुमकिन है, क्योंकि 2.5 से आगे भाग रहा है, उसके पीछे 2.5 से हो रहा है, तो टकराएगा तो है नहीं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन दी हुई होगी। क्या दी हुई होगी, अपोजिट। तो एक की वेलोसिटी अगर पॉजिटिवली तो दूसरों को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। और यहाँ पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका मतलब क्या है कि पहले का मोमेंटम बराबर बाद का मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम मान लो m1 v1 है, m1 u1, दूसरे वाले का m2 u2 बराबर बाद का, दोनों टकरा गए और साथ में हो गए, तो मास हो गया m1 प्लस m2 और कंबाइंड वेलोसिटी हो गई v। अब देखो m1 कितना kg है, 2, वेलोसिटी कितनी हो गई 2.5, m2 भी कितना है 2, वेलोसिटी हो गई माइनस का 2.5, मास जोड़ दो दोनों के 2 प्लस 2, कंबाइंड वेलोसिटी चाहिए, ये प्लस का ये माइनस का दोनों हो गए कैंसिल, 0, 2 2 कितने हो गए 4, 0 कोण में 4, तो बोलो कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो गई 0, कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो गई 0। टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक जाएंगे और वहीं रुक जाएंगे, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट 20वें के बाद 21वां क्वेश्चन, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, दो बॉल है जिनका मास डिफरेंट है, मोमेंटम क्या है सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मोर फोर्स टू गेट इट स्टॉप, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत कहां पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसकी एनर्जी ज्यादा तो रोकने में फोर्स भी क्या लगेगा ज्यादा। अब एक चीज को समझना कि P1 और P2 दोनों क्या है सेम, मोमेंटम क्या है सेम। अब m1 v1 बराबर m2 v2 लिख सकता हूं, m1 v1 बराबर m2 v2, ये आएगा डिवाइड में m1 बाय m2 इज इक्वल टू कितना आएगा v2 बाय v1, मतलब मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसा बोलना चाहिए कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कम। अब काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है हाफ mv
स्क्वायर। या काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में बना लेता हूं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में बनाओगे तो हाफ मास का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मास का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ mv को लिख सकता हूं p, तो ये p स्क्वायर बाय m। अब p तो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड्स ऑन मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम। अब समझना, जो लाइटर होगा मतलब हल्का वाला होगा, मतलब अगर m1 ज्यादा है m2 से, m1 ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। काइनेटिक एनर्जी कम। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फोर्स भी क्या लगेगा, कम। तो हल्के वाले को रोकने में फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि हल्के वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, गेंद को हल्की वाली क्या बोल रहा था, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा हल्की वाले को रोकने में। अगर कोई सीधा यू नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर लगाता तो वो बोलता है हेवियर को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हल्की वाला ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है तो उसको रोकने में ज्यादा लगेगा। लाइटर बॉल को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, हल्के वाले को रोकने में फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। m2 कम है, उसको लगाने में फोर्स, रोकने में फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था 21वां। अब आते हैं 22वें पे। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 30 किलो है, द्रव्यमान मास ऑन अर्थ कितना है 30 केजी, तो उसका मास चांद पर क्या होगा, मास ऑन मून 30 केजी। अरे मास की बात करें तो मास तो कहीं पे चेंज होगा ही नहीं, चेंज क्या होता है, वेट। क्या चेंज होता है, वेट। मास कहीं पे भी चले जाए, मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना है, मास में नो चेंज। अगला 23, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और कौन सा लेंस है, अवतल है। तो अवतल मतलब क्या बोलेंगे हिंदी वाले, सॉरी हिंदी वाले अवतल, इंग्लिश वाले बोलेंगे कॉनकेव। फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ठीक है, सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल रखी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल रखी है। मैं मान के चलता हूँ सीधी रखी है। कितनी दूरी पे रखी है, 30 सेंटीमीटर पे। तो u की वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रंट में रखी है तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज। चलो सबसे पहले अपने को u दिया है तो v निकाल लेते हैं। क्या निकाल ले, v। तो 1/f कितना होता है, लेंस की बात हो रही है तो 1/v माइनस 1/u। किसकी बात हो रही है, लेंस की। तो 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना हो गया, माइनस का 15। v कितना आ गया, माइनस का 30 माइनस 1/u। सॉरी इधर वैल्यू रखनी है, v निकालना है। यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस का इधर हो गया फिर से हो गया माइनस। तो माइनस का 15 माइनस का 1/30। क्या किया मैंने, ध्यान रखो, 1/-30 को उस साइड ले गया, प्लस का हो गया, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो गया तो 1/v। दोनों को सॉल्व करो, 30 15 का एलसीएम होगा कितना, 30 है ना। -15 की टर्म में ये -2 टाइम्स। ठीक है, माइनस साइन ऐसे ही 30 की टर्म में 1 टाइम। इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। कितना आया, माइनस का 10 सेंटीमीटर आया v की वैल्यू। अब ये जो माइनस की 10 सेंटीमीटर वैल्यू आ चुकी है, इससे क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता है इसके लिए v/u, और v/u को लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v/u, v कितना है, माइनस का 10, u कितना था, माइनस का 30। हाइट ऑफ इमेज चाहिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 6। चलो काटो, 1/3 हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6। ये इधर गया 6/2। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट क्या बनेगी, 2 सेंटीमीटर बनेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं 23वें के बाद 24वां सवाल। कोई उत्तल लेंस से किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का 40 सेंटीमीटर दूर बनाता है, लेंस की क्षमता क्या होगी। कोई उत्तल लेंस किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस मान लो कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने अगर 2f डिस्टेंस पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो वहीं पे इमेज बनेगी। कहां पे रखता हूं, अगर ध्यान रखना, इफ हाइट ऑफ इमेज इक्वल इसके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f पे, इस पे रखा हुआ है 2f पे। तो f कितना हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दूर रखा है, अभी साइन नहीं ले रहा हूं, तो 40/2 हो जाएगा। तो f कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा है, लेंस यहाँ पे बोल रहा है उत्तल, तो प्लस का ही लेना है। अब
क्या निकालना है, पावर, पावर इक्वल टू 1/f, 1/f इक्वल टू 1 कब लेना है, जब नीचे वाले को मीटर में लेना है। अभी सेंटीमीटर में तो 100/f ले लिया, तो 100/20, 100/20 मतलब पावर आ गई 5 डायोप्टर। पावर क्या आ गई, 5 डायोप्टर। तो आंसर है 5 डायोप्टर। कोई समस्या, लेंस की पावर होगी 5 डायोप्टर। प्लस का 5 आएगा क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। अगर इसकी जगह कॉन्केव होता तो माइनस का 5 आता, ठीक है, लेकिन -5 उसमें ये वाला केस बनेगा ही नहीं वैसे तो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक, कितने क्वेश्चन बचे, 5-6 क्वेश्चन और बचे, वो भी करते हैं फटाफट। हाँ, किसी को स्क्रीनशॉट इसका भी लेना है तो ले लीजिए। हाँ, एक और चीज, जो एग्जाम फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। एग्जाम फॉर्म आप जो है अभी तक जो अभी लेटेस्ट वाली इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 20 जून तक एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। वैसे जो सुपरनेट के लिए इंटरेस्टेड था उसने तो अभी तक भर दिए होंगे, लेकिन कोई दोस्त अभी भी भरना चाहते तो उनको बोल दीजिए 20 जून तक एक्सटेंडेड है डेट। और जो एग्जाम होगी वो जुलाई में होगी, अभी जो अपडेट है ना। हर बार ऐसा ही होता है, सुपरनेट की एग्जाम के साथ में धीरे धीरे डिले होते जाती है। एक बार एग्जाम जो है सितंबर में हुई थी, एक बार अभी लास्ट ईयर तो शायद अगस्त में हुई थी एग्जाम, इस बार जुलाई में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो एग्जाम धीरे धीरे जाती जाएगी। जहां तक मेरा आइडिया है जुलाई एंड तक जाएगी, तो मिनिमम आपके पास 1 से 1.5 महीना अभी भी है। अगर रोज मैं आधे घंटे का लेक्चर भी डालूंगा तो काफी कुछ कवर होगा, ठीक है। मैं अभी पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, बाद में टॉपिक वाइज चालू करूंगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वो मैं रिस्पॉन्स चेक करूंगा, अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है आपका, कि रिस्पॉन्स आता है कमेंट में कि मेरे को टॉपिक सजेस्ट करते कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं नए वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज मेरे को यही लगेगा बच्चों की तैयारी पूरी है तो कोई टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करें। 25वां क्वेश्चन देखें। A convex lens forms twice enlarged virtual image of an object placed at a distance of 10 cm front of it. एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितने सेंटीमीटर पे रखा था, 10 सेंटीमीटर पे रखा था। वो जो है ट्वाइस इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज, तो इमेज जो बनी उसकी हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, डबल है, ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है। और वर्चुअल इमेज है मतलब इमेज भी सीधा, ऑब्जेक्ट भी सीधा। तो यहाँ पे अगर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो कितना है, 2। कितना है, 2। आगे क्या बोलना है समझना क्वेश्चन को। वेयर टू प्लेस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस टू द इमेज बिकम्स रियल एंड ट्वाइस इनलार्ज्ड। अभी ये कैसा है, और एक बार फिर से रीड करता हूं। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ट्वाइस इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, जब वो प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तब। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखें ताकि फिर से इनलार्ज्ड बने, मतलब डबल फिर से बने, बट इस बार क्या बने, वर्चुअल ना होके क्या बने, रियल इमेज बने। अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन देखते हैं, चलो अपने को एक केस जो सॉल्व करना है, अपने को सॉल्व ऐसा करना है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होना चाहिए वो -2 होना चाहिए। ऑब्जेक्ट से डबल होगा इमेज, लेकिन नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि वो क्या होगा, रियल इमेज होगा। कैसा होगा, रियल इमेज। और यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वर्चुअल इमेज। तो अभी यहाँ पे देखें एक फॉर्मूला लगा है 1/f इज इक्वल टू कितना होगा, 1/v माइनस 1/u। 1/u देखो, तो 1/f, f पता नहीं है अभी अपने को, 1/v पता नहीं है, इसको कहाँ रखा, -10 पे, इस पे रखा -10 पे। तो 1/f इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/10, प्लस का 1/10, ठीक है। अब यहां से एक चीज और रखें, इसको लिख देता हूं मैं v/u लिखते ना, इसका फॉर्मेशन एग्जीक्यूशन का फॉर्मूला होता है लेंस के केस में v/u। तो एक काम कर सकते हैं, v की जगह मैं लिख सकता हूं 2u। क्या लिख सकता हूं, 2u, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपन 1/f इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं वैल्यू 2u। तो u की जगह क्या आ जाएगा, -10, -10। तो क्या होगा ये, माइनस का 1/20 प्लस का 1/10। 1/10 में से 1/20 जाएगा तो बचेगा 1/20, मतलब फोकल लेंथ आ गया कितना तुम्हारा, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा था, कॉन्वेक्स, तो प्लस में आना ही नहीं था, प्लस में आना ही था,
अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि ऐसा कुछ केस बने। इसके लिए क्या होगा, u बाई वी फिर से माइनस का 2, तो सॉरी v बाई यू इक्वल टू 2, तो इस बार v को क्या रखूंगा मैं, माइनस का 2u, माइनस का 2u। फॉर्मूला रख दो 1 बाई x इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u, 1 बाई प्लस का 20, प्लस का 20। थोड़ा जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, अगर तुमको स्पीड ज्यादा लगे तो स्लो कर लेना, 0.75 पे करके देख लेना। 1 बाई v, v की वैल्यू रखी मैंने माइनस का 2u, 1 बाई u, u तो फाइंड करना ही है, तो 1 बाई 20, तो कितना हो गया माइनस का 1 बाई, इसका ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, एलसीएम आया 2u, 1 बार आया, इसमें कितनी बार आया 2 बार, तो 2 कर दिया, तो आया माइनस 3 बाई 2u, 3 बाई 2u, तो 1 बाई 20 इज इक्वल टू आया माइनस का 3 बाई 2u, 2u इधर गया, इधर कितना आ गया माइनस का 60, तो u इक्वल टू आया माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना, तो फ्रंट में कितने सेंटीमीटर पे रखना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर पे रखना होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। ये क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे नीट तक पहुंच गया है, ठीक है। नीट जेई लेवल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पुराने ईयर में पूछे हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है 26वां। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका पावर कितना है 1000 वाट, 1000 वाट व्हेन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स। जब इसको सोर्स से कितने पावर इतना रेटेड है, जब उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो पावर इक्वल टू तुमने पढ़ के रखा होगा v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना v स्क्वायर बाय p, तो v स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 220 into 220 अपॉन में 1000 वाट का है, तो 1000 वाट लिख दिया। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 22 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 484 डिवाइड बाय 10, है ना। तो ये आंसर अगर डेसिमल में करूं तो 48.4 ओम ये रेजिस्टेंस आया, ये क्या आया रेजिस्टेंस। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन सुनना। अब अगर इसको 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा तो इसकी पावर क्या होगी, कितनी सप्लाई से जोड़ दिया v स्क्वायर इनटू r, तो पावर सेकंड केस में चाहिए जब इसको 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है, तो 110 इनटू 110 कर दिया, एक मिनट यार, v स्क्वायर बाय r, तो 110 इनटू 110, और r की वैल्यू कितनी आई थी, r की वैल्यू यहां से टीप लेता हूं मैं, यहां से आई थी 22 इनटू 22 डिवाइड बाय 10, तो पावर सेकंड केस में 110 इनटू 110, नीचे 22 इनटू 22 इनटू में 10, 22 के पाने में 5 बार, 22 के पाने में 5 बार, 25 इनटू 2 मतलब 25 इनटू 10 250 वाट, 250 वाट पे काम करेगा। कितना वाट रहेगा 250 वाट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मेरा सजेशन है कि इसकी तुम पीडीएफ अरेंज कर लो, मुझसे मांग लो, मैंने बताया आईडी से मांगे, और उसके बाद अपने पास इसकी पीडीएफ का प्रिंट आउट रहे, या फिर क्या रहे कि एक मोबाइल में पीडीएफ खोलिए, फिर वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तुमको दिख नहीं रहा, कोई अपने डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं पहले क्वेश्चन शो कर दूं ऊपर और नीचे सॉल्यूशन करवा दूं, अगर वो होता तो काफी अच्छा होता है ना, लेकिन अभी इतना तो है नहीं, तो इसलिए क्या है कि ये एक मोबाइल फोन में पीडीएफ ओपन करें और दूसरे में सॉल्यूशन देखते जाए। 27वां क्वेश्चन देखें। एक रेजिस्टेंस, एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम, कितना है 40 ओम, उसमें जो हीट है, जो हीट किस रेट से हीट निकल रही है उसमें 1 किलो जूल पर सेकेंड, किलो का मतलब होता है 1000, 1 into 1000 मतलब 1000 जूल पर सेकेंड की रेट से उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो पोटेंशियल कितना होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा। अब भी हाल फॉर्मूला जो लगाया वही लगा दूं, तो P इक्वल टू कितना होता है v स्क्वायर बाय r, पावर की जगह कितना आ जाएगा 1000, v पता करना है, और r कितना है 40, ये कितना आ गया 40,000, 40,000 किसका स्क्वायर होता है 200 का, तो आंसर कितना आ गया 200 वोल्ट, कितना आ गया 200 वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। 27 का आंसर है 200 वोल्ट। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट निपटा देते हैं तीनों को, तो मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक
ठीक है, अभी ऐसी वीडियो में जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा यार, है ना। 28वां क्वेश्चन देखें। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक अवतल लेंस है। पहली बात तो अवतल बोला, जैसे ही अवतल बोला तो सामने साइन आ गया माइनस का, और कितना बोला 20 सेंटीमीटर बोला, कॉनकेव बोला, ठीक है। वो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है। एक ये कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स रख दिया जो कि 10 सेंटीमीटर वाला है, तो ये प्लस का 10 सेंटीमीटर है ना। तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, तो ध्यान रखना कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f कितना होता है 1/f1 + 1/f2, और 3 हो तो और बढ़ाते जाओ। अब कंबाइंड फोकल लेंथ चाहिए तो 1/f1 की वैल्यू -20, 1/f2 की वैल्यू 1/10, 1/10 में से 1/20 गया तो बचेगा 1/20 प्लस का। बोले सर ऐसा कैसे, सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ एलसीएम लेके, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी प्लस का 20 सेंटीमीटर। आंसर कितना आया प्लस का 20 सेंटीमीटर। मतलब कौन से नेचर का होगा, दोनों का अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन मिला के वो होगा कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगला आ गया 29वां। किसी ऊंची मीनार के शिखर से एक पत्थर को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह 3 सेकंड में अर्थ पे आ गया। कितने सेकंड में अर्थ पे आ गया, 3 सेकंड में। फ्री फॉल किया, जब भी फ्री फॉल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, और ग्रेविटेशन की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड इसके दिया ही है। तो हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 कितने टाइम है 3 सेकंड। यहाँ g लिख दो भले, g की वैल्यू कितनी है 10, 3 का स्क्वायर 10 मतलब 5, ये तो 0 हो ही जाएगा, 0 प्लस 5 3 का स्क्वायर 9, कितना मीटर है 45 मीटर। आंसर क्या आ गया 45 मीटर। हाइट है मीनार की कितनी 45 मीटर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का 27 ओम प्रतिरोध के किसी वायर को मोड़ कर चित्रानुसार समबाहु त्रिभुज बना दिया। कितना समबाहु बना दिया, इक्विलैटरल बना दिया। क्या बना दिया इक्विलैटरल, ठीक है। अब इसमें जो है इधर की साइड थोड़ी मिस्टेक थी, इंग्लिश में मिस्टेक थी प्रिंटिंग में, यहाँ आइसोसीलस की जगह इक्विलैटरल लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इक्विलैटरल मान के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब ये वायर जो था इक्विलैटरल वाला तीनों साइड इक्वल, मतलब तीनों साइड का रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 ओम 9 ओम 9 ओम, कितना हो गया 9 ओम 9 ओम 9 ओम। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, हमेशा आता ही आता है। तो P Q R 3 पॉइंट दिए तो अपने को Q और R के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो पता करना है। देखो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, यहाँ से अगर करंट आए तो यहाँ जो करंट जाएगा वो यहीं पे जाएगा। एक लेक्चर पूरा इस पे बनाने वाला हूं मैं सर्किट प्रॉब्लम पे। वैसे ये दोनों सीरीज में तो 9 9 कितना होगा 18, कितना हो गया 18। ये नीचे वाला इसके पैरेलल में आ जाएगा तो अकेला है तो ये हो गया 9 ओम। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होगा पैरेलल में, पैरेलल में तुमको पता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होता है 1/r1 मतलब 18, 1/r2 मतलब 9। 18 9 का एलसीएम बोलो फटाफट। 18 के पहाड़े में 18 एक बार, 9 के पहाड़े में 2 बार, 3/18 3/18 1/6। आंसर 1/6 नहीं लगाना है, आंसर आएगा उल्टा करने पे 6 हो। कितना आ गया 6 हो। ये जो है फिजिक्स पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब मैं पहले से बता दूं किस पे वीडियो बनाऊंगा, इसी टाइप के सर्किट प्रॉब्लम पे वीडियो बनेगा। नेक्स्ट दूसरा अपना बनेगा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे, मतलब मैग्नेट वाले टॉपिक पे। उसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट में चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस या टॉपिक चाहिए कोई सा एक्सप्लेन करने के लिए तो आप बताएं, तो बिल्कुल मैं उस पर पूरी मेहनत करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें सब लोग।